हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखिए अपनी इस 11th क्लास का जो अपने टॉपिक लेकर रखा था समुच्चय, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि समुच्चय के अपन प्रकार पढ़ेंगे। और समुच्चय के प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अपने समुच्चय के बीच में कई बार आएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन ने देख लिया था बेटा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम और विषम संख्या। आज अपन लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से, ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। देखो भाज्य, नाम को देखो, भाज्य भाज्य भाज्य। अपन भाज्य किसको बोलते हैं? अपने तीन चीज होती हैं। देखो बेटा, एक तो होती है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक यहाँ होता है शेषफल। क्लियर? तो भाज्य अपन उस संख्या को बोलते हैं जिसमें अपन किसी न किसी दूसरी संख्या का भाग लगाते हैं। और जिस का भाग लगाते हैं, देखो जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज्य, और जिस का भाग लगाते हैं वो भाजक। जितनी बार भाग गया वो भागफल और बच गया वो शेषफल। क्लियर? मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। तो भाज्य इसका मतलब उसमें भाग जाना चाहिए किसी न किसी मान का, और जो मान खुद के अलावा और एक के अलावा अन्य मानों से भाजित हो, या अपन यूँ कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा, जैसे 2 है, 3 है, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि वे संख्याएं जिनमें खुद और एक के अलावा, देखो एक का भाग आप किसी भी संख्या में लगाओ सब में जाएगा, है ना। तो वे संख्याएं जिनमें खुद का और एक के अलावा, खुद और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाए, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या बेटा 2 और 3 में खुद और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये भाज्य संख्याएं नहीं है। तो फिर ये क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं। देखो मैं बात करूं 10 की, तो 10 में 10 का भाग तो जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, इसके बाद में देखो 5 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब देखना स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 की। एक बोर्ड पे देखना, क्या बेटा 1 में खुद के अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। एक भाज्य संख्या नहीं है तो फिर क्या होनी चाहिए? अभाज्य। लेकिन ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि एक सभी मानों को भाजित करने का गुण रखता है। पूरे 10 अंकों के अंदर यही एक अंक ऐसा है जिसका किसी भी मान में भाग लगाओ उसका भागफल वो कब आएगा, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको अभाज्य भी नहीं कहा गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। क्लियर? एक है वो ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। इसके बाद में मैं बात करूं 1 के बाद में 2 की, तो 2 भी भाज्य नहीं है, 3 भी भाज्य नहीं है, फिर 4 में 4 के अलावा 2 का ही भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 4 है वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ से अपन ये लेते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या होगी बेटा? 4। ठीक है, दोबारा देखो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? वे संख्याएं जिनमें खुद का और एक का भाग छोड़कर अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो खुद और एक के अलावा अन्य मानों से भी भाजित हों, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। और जिनमें केवल खुद का और एक का ही भाग जाए वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इस बात को याद रखना। एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। और सबसे बड़ी बात देखो बेटा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2, ये सम संख्या भी है। इसके अलावा एक भी सम संख्या ऐसी नहीं होगी जो अभाज्य होगी। यही
एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। तो यहाँ कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य है, या ऐसे कह दे कि एक ऐसी अभाज्य सम संख्या बताओ, तो बोलिए क्या होगी वो 2। ये थी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में देखो आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, अपन डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने थोड़ा सा ये बताया था भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है इसके बारे में। बेटा जैसे आपके पास है 7, आपने इसमें भाग लगाया 2 का, 3 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 दूनी 6, शेष क्या बचेगा 1। अब बोलिए ये जो 1 आया है अपने पास शेष, वो इस 7 में से ही बचा है ना, कि भाई आपने 7 में 2 का भाग लगाया तो 3 बार भाग पूरा पूरा चलेगा। इसका मतलब ये है कि 6 तक, 7 में 6 तक है, 6 तक तो 2-3 बार पूरा पूरा आ रहा है। लेकिन जब अपन 2 को इस 7 में चौथी बार देखें तो पूरा नहीं आ रहा है, केवल अपने पास क्या बच रहा है 1 ही बच रहा है। दोबारा देखना, 7 में अपन 2 का भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब ये देख रहे हैं कि 7 में 2 पूरा पूरा कितनी बार आ रहा है। इसी को अपन बोलेंगे पूरा पूरा भाग जाना, अर्थात 7 में 2 के कितने गुणज विद्यमान हैं। तो देखिए 3 बार भाग गया तो 6 आ गया, इसका मतलब 6 तक 2 है वो 3 बार पूरा है। लेकिन चौथी बार देख रहे हैं तो अपने पास 7 में से 1 ही बचा है, और 1 ही बचा है। क्या ये 1 पूरा 2 बन रहा है? नहीं, 2 का आधा मान है। तो अपन यूँ कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे कि 3 बार भाग पूरा पूरा चला गया, शेष अपने पास 1 बचा है, इसमें 2 का भाग और जाएगा, जितनी बार 1 में 2 का भाग और जाएगा वो भी भागफल ही आएगा, और 1 भागफल ही है, टोटल भागफल कितना होगा? इतना होगा। इसको अपन बोलते हैं बेटा मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। आप यहाँ से देखना बहुत ही गजब की बात सामने निकल के आती है कि ये जो मिश्र भिन्न अपन ने बनाई है, इसमें ये 3 क्या है? भागफल। 1 क्या है? शेषफल। और ये 2 क्या है? भाजक। क्लियर? अपन इसको बोल सकते हैं 3 सही 1/2, यानी भागफल सही शेषफल बटा भाजक। आप ये बताओ कि ये 3 क्या था? भागफल। 1/2 भी क्या आएगा? भागफल, क्योंकि ये 1 7 में से ही बचा हुआ मान है, और इस 1 में 2 का भाग कितनी बार और जाएगा? वो मान इस 3 में जुड़ेगा। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इनके बीच में यहाँ 3 सही 1/2 के बीच में यहाँ जो संकेत आएगा वो प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का। कई स्टूडेंट, कई लोग इसको ये मानते हैं कि यहाँ गुणा का निशान आता है। जैसे मैंने लिख दिया 5 सही 3/4, तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ गुणा का निशान आता है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको ऐसे रटाया गया है कि एक मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में अगर कन्वर्ट करना है तो इस 4 को इससे गुणा करो और फिर ये मान इसमें जोड़ दो। 5 को 4 से गुणा करोगे 20 और 3 जोड़ोगे 23/4, ये अनुचित भिन्न में बदल गई, मिश्र भिन्न। तो जब वो ये सोचते हैं कि इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ गुणा का निशान ही होगा ना, यहाँ प्लस का निशान होता है। इस बात को याद रखना। और देखिए अपन इसको इससे गुणा क्यों करते हैं, इसको जोड़ते क्यों है? कई बार अगर कोई पूछ ले कि भाई इसको गुणा क्यों कर रहे हो आप इससे, इसका क्या लॉजिक है, तो देखना अपन बोर्ड पे देखते हैं। मैंने कहा कि कोई भी मिश्र भिन्न उसके बीच में प्लस का निशान होता है। क्यों होता है वो यहाँ क्लियर कर दिया मैंने। अब देखिए ये भागफल, यहाँ जो भी संख्या है कि उसके बट्टा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बट्टा में क्या लिखा हुआ है? भाजक। तो अपन इसके बट्टा में क्या ले लेते हैं? 1। इस सिचुएशन में इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? भाजक। क्लियर? अब देखिए यहाँ 1, यहाँ भाजक है। अगर अपन इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेंगे तो इनका लघुत्तम वही आएगा जो यहाँ भाजक की जगह मान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 1 है और यहाँ कोई न कोई एक संख्या मिलेगी, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? भाजक। अब जब लघुत्तम लेकर अपन कोई 2 भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो
कैसे याद कर, कैसे इसकी पूरी प्रोसेस करते हैं बोर्ड पे देखना ध्यान से। ये यहाँ जो लघुत्तम आया है इसमें इसके अर्क का भाग लगाते हैं, जितनी बार भाग जाएगा उससे इसके अंश को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक का जब आप यहाँ भाजक में, लघुत्तम भाजक आया है और उस भाजक में भाग लगाओगे तो जितनी यहाँ संख्या होगी उतनी बार भाग जाएगा, यानी भाजक के बार ही भाग जाएगा, यानी भाजक जितना उतनी बार भाग जाएगा। अब इसको अपन किससे गुणा करेंगे? ऊपर वाले मान अंश से, अंश में है भागफल, तो ये बन गया भाजक गुणा भागफल, फिर प्लस का संकेत। क्लियर? अब देखिए भाजक में भाजक का भाग एक बार जाएगा, एक को जब शेषफल से गुणा करोगे तो शेषफल आ जाएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, यहाँ जब अपन ने इस भागफल से ही शेषफल बट्टा भाजक को सरल किया तो अपने पास ये मान आया, ये अंश बट्टा हर के रूप में आ रहा है, जिसमें ऊपर वाले मान को अपन बोलते हैं भाज्य, क्योंकि इसमें नीचे वाले मान का भाग लगाते हैं और जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज्य होता है, तो इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। इस प्रकार अपने देखो भाज्य कैसे प्राप्त किया इसका ये जो भाज्य है वो कैसे आया है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन गया कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? भाज्य बटा भाजक। तो अब देखिए बेटा आगे बात समझ में कि अपन एक मिश्र भिन्न को एक अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बोर्ड पे देखना कि जो भी मिश्र भिन्न होती है उसके यहाँ जो मान लिखा होता है, जैसे ये 5, ये क्या है? भागफल, बट्टा में मान भाजक, और ये क्या है? शेषफल। अपने को इसको अनुचित भिन्न में बदलना है, यानी इसका अंश ज्ञात करना है, अंश यानी भाज्य ज्ञात करना है, और भाज्य का फॉर्मूला ये होता है कि भाजक गुणा भागफल, इसलिए इस मान को इससे गुणा करके इससे जोड़ते हैं। क्लियर? तो ये थी भाज्य और अभाज्य संख्या, इनका फुल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अपन लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय जो संख्याएं हैं वो कौन सी होंगी ये देखना है। अगर अपन देखें तो परिमेय संख्याओं का मतलब अपन ऐसे ले सकते हैं कि अगर अपने पास कोई भी एक मान दिया गया है, जैसे दे दिया आपको 24 और इसमें 6 का भाग लगाया, मतलब 24/6 ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ मान मिल रहा है, और ये कहे कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ तो ये भिन्नात्मक मान मिल गया। एक मैं केवल 8 लिख के दे दूं, ये सिर्फ एक साधारण मान मिला हुआ है। एक मैं दशमलव में दे दूं 7.6, ये दशमलव में भिन्न है। ऐसे मतलब आपको कोई भी एक मान मिले तो बात ये देखनी आपको कि क्या वो अपने आप में एक पूरा मान है क्या। ठीक है, वो अनंत तक नहीं जाना चाहिए, सीधी बात ये है, अपने आप में एक पूरा मान होना चाहिए। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं, परिमित संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसकी गणित के अकॉर्डिंग परिभाषा कैसे बनाई है वो देखना। यहाँ अपन सब लोग एक चीज़ सीखते हैं कि वे मान जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकें, पर यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। कि वे संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में लिखें बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इस परिभाषा से अपन समझते हैं, देखो मैंने जो बात बताई वही निकलेगी। P/Q का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मान को भिन्न के रूप में लिख रहे हो और यहाँ इस Q का यानी हर का अंश में भाग लगाओगे तो बेटा Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए देखना, अगर बाई चांस अपने Q का मान 0 कर लिया तो किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाने पे उसका आंसर क्या आता है? अनंत।
और मैंने ये कहा कि कोई भी मान उसको सरल करने पे उसका मान अनंत नहीं आना चाहिए, वो अपने आप में एक पूरा मान होना चाहिए। अगर किसी भी मान को सरल कर रहे हैं और वो एक परिमित मान नहीं आ रहा है, पूरा पूरा मान नहीं आ रहा है, तो उसको अपन परिमेय संख्या नहीं कह सकते। तो इससे भी वही बात निकली जो अपन समझ रहे हैं। अब देखिए आपके दिमाग में अगर कई बार ये बात है कि 20/6, इसको सरल करो, इसको सरल करोगे तो 3 बार भाग जाएगा, 6 × 18, 2 बच गए। देखो भाग लगा के बताता हूं मैं, 2 बच गए, फिर दशमलव ले लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 6 × 18, 2 बच गए, 6 × 18 यानी 3.3333333, ऐसे ये मान अनंत तक चलेगा। बट देखना आप कि ये जो 3 है बेटा, इसके जस्ट बाद में आप पॉइंट लगकर, और 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको अपन बोलते हैं पुनरावर्ती होना। और ये पुनरावर्ती वाला जो मान है वो एक निश्चित क्रम से बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है। कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है 3.32323232, तो 3 2 ये रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक, यहाँ केवल 1 अंक रिपीट हो रहा है, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको भी अपन शांत कर सकते हैं, कैसे, यानी रोक सकते हैं, इसको अपन परिमित मान में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 का बार। अब ये बार का, ये पुनरावृत्ति का सिंबल जिस पे लगता है, इसका मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको अपन सरल भी कर सकते हैं कि इसको सरल कैसे करें कि भाई वापस यही मान आ जाए। तो इसका एक मेथड है, लॉजिक है, वो तो ये है कि ये जो पूर्णांक संख्या है वो लिखो, प्लस का निशान लगाओ, और जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसके बट्टा में उतने 9 लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखना इसके बट्टा में 1, इनका लघुत्तम 9, 9 × 27 और 3 30, 30/9 सरल करो 3.3333 आ जाएगा। तो अपने इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट कर लिया, यानी अपने इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक परिमित मान है। बोले सर आपको कैसे पता चला कि ये परिमित मान है? इसको भी सरल करके देख लो, वापस वही संख्या आ रही है। बेटा अपनी गणित है, उसमें परिमित मान उनको माना गया है कि जिनके साथ में आप कोई भी एक परिमित संख्या, एक पूरी जो संख्या है वो अपन जोड़ें तो उस मतलब जोड़ भी सकें, घटा भी सकें, गुणा भी कर सकें, भाग भी लगा सकें। देखना 30/9, 2 मेरे पास में एक परिमित मान है, क्या मैं इसको इसके साथ जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इनका एलसीएम लेके घटा भी सकते हैं, इनको गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं। तो जिस मान के साथ ये चारों मौलिक संक्रियाएं लग सकती हैं, प्लस माइनस गुणा बाकी, वो अपने आप में एक परिमित मान होता है। तो आप यहाँ से यही समझना कि जिन अंकों की, यानी शांत पुनरावर्ती वाले जो मान हैं, उनको भी अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, क्योंकि अपन उनको P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिमित रूप में अपन उनको बदल सकते हैं। तो आप सीधी सी एक ही बात ध्यान में रखो कि जो भी मान जिस भी सिचुएशन में दिया गया है उसको वहीं सरल करें तो उससे एक परिमित मान प्राप्त होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या है, वरना अपरिमेय संख्या है। जैसे अपन बात करें नेक्स्ट मानों की ओर, तो देखना बोर्ड पे ध्यान से, √4। अब यहाँ ये किस सिचुएशन में मिल रहा है कि आपको इस 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है। बोले बेटा 4 का वर्गमूल सीधा सीधा 2 आ सकता है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आ सके, ठीक है। और मैं बात करूं √3 की, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और याद रखना ये चीज कि जो मान पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ सकता, उसका वर्गमूल निकालें तो दशमलव के बाद ऐसे मान आते हैं जिसकी एक निश्चित टाइम के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी वो अशांत होते हैं, जिनको अपन परिमित रूप में नहीं लिख सकते, वो अनंत तक चलते हैं। तो ऐसे मान जिनका मान अनंत तक जाए, परिमित नहीं हो, वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो फिर कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बात करूं अगर पाई की, पाई अपने आप में एक सिंबल है। पाई बोर्ड पे देखना भाई, पाई। आप मुझे ये बताइए कि पाई है, और एक मैं बात करता हूं 0 की, 0 ये परिमेय संख्या है या नहीं? 0 और पाई। तो देखो 0 बेटा अपने आप में एक परिमित मान होता है। इसमें आप देखो 2 जोड़ के देखो 2 आएगा, घटा के देखो -2 आएगा। तो मतलब ये तो परिमेय संख्या है, पर पाई है वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है।
पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों, क्या रीजन है? अब कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर पाई का मान तो 3.14 होता है, पूरा पूरा ही है, परिमित मान है। अपने इसको देखो 22/7 भी लिख सकते हैं, P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा आपकी बात एकदम करेक्ट है, लेकिन ये 3.14 22/7 ये पाई का पूरा मान नहीं है। ये सिर्फ गणित में गणनाओं को सरल करने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए इस पाई का लगभग मान लिया गया है, लगभग मान। ठीक है, ये पाई का लगभग मान है, ना कि पूरा मान है। पाई का पूरा मान अगर अपन निकालेंगे तो अनंत आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंपटीशन में बहुत शानदार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन आता है, जिसमें ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी 3.14, ऑप्शन सी 22/7, ऑप्शन डी 3.3333 डैश 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 इन्फिनिटी। ये चार ऑप्शन देखो कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है। तीन ऑप्शनों में वही मान दे रखा है जिसको देख के स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि पहले में पाई, दूसरे में 3.14, यार ये मान भी पाई का ही होता है, ये मान भी पाई का ही होता है, और ये अनंत तक जा रहा है। ये देख के वो इस डी को टिक कर देता है और उसका आंसर, उसका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों, देखना बोर्ड पे ध्यान से। वैसे अगर अपन देखें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया है कि ये 3.3333 ऐसा मान है जिसको अपन शांत कर सकते हैं आवर्ती लगाकर, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है। अब मैं बात करूं 22/7 की, तो एक बार अपने दिमाग से वो चीज़ हटा दो, ये पाई का मान होता है, हटाई दो एक बार। अब केवल 22/7 की बात करो। 22/7 इसको सरल करोगे तो 3.14 मान आएगा, इसका मतलब पूरा पूरा एक परिमित मान आएगा। तो परिमित मान आएगा इसका, तो ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। 3.14 अपने आप में परिमित मान है ही, लेकिन आप पहुंचते अपन पाई एक सिंबल है। ठीक है, इसका पूरा अगर मान देखें तो वो अनंत होता है, मैंने अभी बताया है। ये इसके पूरे मान नहीं होते हैं, ये इसके लगभग मान होते हैं। तो अगर पाई का पूरा मान अगर अपन देखें तो वो अनंत होता है। इस प्रकार आपकी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी? पाई। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, अर्थात जिसका मान अनंत तक जाए, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप ऐसे ध्यान में रखो इनको। ठीक है, दूसरी चीज़, ये 2-3 बातें जो बताई है मैंने, बहुत ही आपके काम में आएंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो एक बार दोबारा फिर से पूछता हूँ कि मैंने लिखा था कि 5 सही 1/4, जैसे ये एक मिश्र भिन्न है। आप मुझे ये बताइए, इस मिश्र भिन्न के बीच में यहाँ निशान किसका भाई? प्लस का। अगर बेटा ये क्वेश्चन मैं ऐसे दूं, बैंक में कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन, 5 सही 1/4, 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/4, इसका आंसर कितना आएगा? देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है तो आप इसको कुछ सेकंडों में सरल कर सकते हो। बोर्ड पे देखना ध्यान से। 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/4। ईमानदारी से बताना, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो कैसे करोगे? पहले आप इसको अनुचित भिन्न में बदलोगे कि 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 और 1 21, 21/4 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 4 6 24 और 1 25/4। फिर इनका एलसीएम लोगे, फिर इसको सरल करोगे, फिर भाग लगा के लास्ट में इसका आंसर निकालोगे। लेकिन बोर्ड पे देखना, अगर वो बात मैंने बताई वो आपके दिमाग में है तो आप इसका आंसर केवल 3 सेकंडों में ज्ञात कर सकते हो। क्या? कि ये मिश्र भिन्न है, इसके बीच में निशान प्लस का होता है। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 + 1/4 प्लस 3 + 1/2 प्लस 1 + 1/2 प्लस 6 + 1/4 लिख लिया। अब देखिए पूरे पूरे मान कौन से हैं? 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 आ गए। फिर देखिए बेटा 1/2 यानी आधा, फिर 1/2 यानी आधा, आधा और आधे मान को जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा, तो प्लस 1, फिर 1/4 यानी चौथाई, 1/4 यानी चौथाई, इनको जोड़ोगे तो आधा बन जाएगा। बोर्ड पे देखना ध्यान से। 15 और 1 16, 16 प्लस 1/2, यहाँ प्लस का निशान हटा दें तो मिश्र भिन्न बन जाएगी। बोलिए इसका आंसर क्या है? 16.5, 16 से 1/2। ऐसे अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन लेते हैं समूचों के प्रकार नेक्स्ट क्लास के अंदर।